हाँ, तो प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऊष्मीय प्रसार। ठीक है, ऊष्मीय प्रसार होता क्या है ये जानना है और उसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, तो ऊष्मीय प्रसार की जो परिभाषा है किसकी वजह से आएगी? ऊष्मा की वजह से आएगी, यानी कि ऊष्मा देनी पड़ेगी कहीं ना कहीं पर। तो जब किसी पदार्थ को उसकी अवस्था में परिवर्तन किए बिना हम किसी चीज को गर्म कर रहे, फैल गई वो, है ना, उसमें थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन उसके पीछे कारण क्या है वो भी जानना है थोड़ा सा। और उसकी डेफिनेशन क्या बनाई गई कि उसकी अवस्था में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कि जब किसी पदार्थ को उसकी अवस्था में परिवर्तन किए बिना गर्म किया जाता है तो उसमें हुए प्रसार को ही ऊष्मीय प्रसार कहते हैं, है ना। गर्म कर देने पर उसमें ताप दे देंगे, ताप देने से हमें उसमें उस प्रसार होगा, तो उसमें हम बोलेंगे कि इसको ऊष्मीय प्रसार हो गया है। तो इसके पीछे थोड़ा सा प्रैक्टिकली एक ग्राफ बनाते हैं, इसमें कुछ ज्यादा खास रटने का नहीं, बस याद रखने की चीज थोड़ी सी है कि भाई पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और आर के बीच में ग्राफ बनाया। आर क्या है? अणुओं के बीच की अंतराण्विक दूरी है ना, परमाणुओं के बीच की अंतर परमाणविक दूरी बोल सकते हैं। तो कोई भी चीज अगर साम्य अवस्था में है, यानी कि उसके पर लगने वाला कुल बल शून्य है ना, तो ये वो दूरी है अंतराण्विक दूरी जो साम्य अवस्था की दूरी है आर नॉट, जिस पर पोटेंशियल एनर्जी भी मिनिमम है स्टेबल अवस्था में और फोर्स शून्य है, उसके लगने वाला टोटल नेट फोर्स शून्य है। तो ये दूरी जब हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, परमाणुओं के कंपनों के आयाम बदलते हैं। तब ताप बढ़ा देंगे, ऊष्मा देने का मतलब ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाने से उनके जो अणु या परमाणु हैं तो परमाणुओं के कंपनों का आयाम बढ़ने लगते हैं, इनके वाइब्रेशंस बढ़ने लगते हैं, जिससे परमाणुओं के बीच की औसत दूरी बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर, घटाएंगे तो कम भी हो जाएगी, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। तब हम कहते हैं कि पदार्थ का ऊष्मीय प्रसार हो गया है। तो एक शॉर्ट्स में छोटी सी लाइन में आप ये कह सकते हैं कि भाई एनर्जी देने से, ऊष्मा देने से ताप में बढ़ा, तब क्योंकि ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एनर्जी बराबर 3/2 kT ऐसा मान सकते हो, है ना, उस तरीके गैस में होता है। तो वैसे ही आप किसी भी चीज को बोल सकते हैं कि एनर्जी जो होती है, ऊर्जा जो होती है वो ताप के प्रोपोर्शनल, ताप देंगे या ऊर्जा देंगे तो ताप बढ़ेगा, ताप दे रहे तो तरह से उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ रही तो उनके कंपनों का आयाम बढ़ रहे, कंपनों का आयाम बढ़ रहे तो मतलब उनके परमाणुओं के मध्य की औसत दूरी बढ़ रही है ना। तो जैसे जैसे औसत दूरी बढ़ रही तो उनकी ऊर्जा में परिवर्तन आता है, अलग अलग दूरी पर अलग अलग ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, जिससे कि हम बोलेंगे कि उसमें प्रसार हो रहा है। जब भी आर नॉट से ज्यादा हो जाएगी, तो आर नॉट से ज्यादा होगी क्योंकि अलग अलग दूरी पर अलग अलग ऊर्जा है अणुओं के बीच, परमाणुओं के बीच, तो हम बोलेंगे कि इसका मतलब उसमें प्रसार हो रहा है। तो इस प्रसार को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका भी है कि उनके अणुओं के बीच में जो स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन आएगा, तो स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन आएगा तो उस परिवर्तन को इस तरह से दिखा देते हैं। तो बस इसको आप दिमाग में रख सकते हैं, है ना। भाई यहाँ पर बल क्यों जीरो है? क्योंकि यहाँ पे du/dr होगा, स्लोप टेंजेंशियल है इसके, इसका स्लोप होगा, यहाँ पे ढाल होगा और उसका du/dr शून्य होगा, यानी कि यहाँ पे F नेट शून्य होगा। अलग अलग जगह पर F बचेगा, उनके बीच में बल आ जाएगा और अलग अलग उस पर जो है हमें उनकी एनर्जी अलग अलग होगी और अलग अलग एम्पलीट्यूड उनके हो जाएंगे, जिससे कि उनके बीच का एवरेज गैप, औसत दूरी बदल जाती है। और औसत दूरी का बदल जाना ही, ताप के कारण औसत दूरी का बढ़ जाना या घट जाना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ताप के कारण परमाणुओं के मध्य औसत दूरी का बढ़ जाना ही ऊष्मीय प्रसार कहलाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई इसकी परिभाषा कि भाई ऊष्मीय प्रसार क्या होता है और क्या कारण है, उसका कारण क्या है, उनके बीच की औसत दूरी का बढ़ जाना। अब ठोसों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हम ठोसों के लिए पढ़ेंगे, है ना। सबसे ज्यादा उसमें प्रसार होता है गैसेस में, उससे कम लिक्विड में, सबसे कम ठोस में होता है। तो ठोस में बात करेंगे। तो ऊष्मीय प्रसार 3 तरीके का होता है जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो जैसे आप लिख सकते हैं कि भाई ऊष्मीय प्रसार में पढ़ना है, ऊष्मीय प्रसार तो कितने तरीके का पढ़ना है? 3 तरीके का। एक तो रेखीय ऊष्मीय प्रसार, एक तो रेखीय ऊष्मीय प्रसार, दैट इज लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। इसको आप एक तरह से कह सकते हैं कि जब 1 डायमेंशन में कोई चीज फैल रही है, जिसमें सिर्फ लंबाई कोई मैटर करेंगे, उसकी थिकनेस, उसकी ऊंचाई, लंबाई को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी कि 1 डायमेंशन में उसमें एक्सपेंशन होगा, तो हम उसे बोलेंगे रेखीय ऊष्मीय प्रसार। दूसरा है क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार, क्षेत्रीय ऊष्मीय प्रसार, दैट इज एरियल बोल सकते हो,
या फिर सुपरफिशियल थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में होगा 2D में। एक तरह से तो लाइन में हो रहा था किसी वायर में, तार में, और ये किसी शीट में है ना, किसी क्षेत्रफल में होगा ये तो, और ये किसी शीट में होगा, है ना, लीनियर। और तीसरा समझ गए होंगे क्या होना चाहिए, आयतनात्मक ऊष्मीय प्रसार, वॉल्यूमेट्रिक, थर्मल एक्सपेंशन, यानी कि तीनों डायरेक्शन में। आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिएगा एक क्यूब है कोई, जब से गर्म करेंगे तो उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी डायरेक्शन में उसमें विस्तार होता है ना। तो बेसिकली तीनों डायमेंशन वाला ज़्यादा सही है, क्योंकि होता तो सभी तरफ है। वो तो हम मान लेते हैं कि बिल्कुल लाइन वाली है, बिल्कुल पतली सी तार है, तो रेखीय हो गया। और इसमें भी क्योंकि भैया जब ये 2D है तो उसकी भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, तो उसकी थिकनेस को हमने मोटाई को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, ताकि इसकी सिर्फ लंबाई चौड़ाई देखें। नहीं तो क्योंकि मोटाई ले लेंगे अगर, तो फिर वो 3 डायमेंशन वाला का हिसाब से सोचेंगे। तो हमने ये सब ले लिया इस तरीके से कि भाई हमारे पास ये जो है इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, तो 3 तरीके से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो सॉलिड अपना सबसे पहले रेखीय उसमें प्रसार, तो सबसे पहले बात करते हैं रेखीय उसमें प्रसार की। तो रेखीय उसमें प्रसार का मतलब जिसमें हमने क्या हुआ, विड्थ, यानी कि उसकी जो लंबाई तो है लेकिन चौड़ाई और ऊंचाई को नगण्य मानते हैं। चौड़ाई और ऊंचाई इसमें नहीं है, इसका मतलब वो कैसा हो जाएगा, रेखीय उसमें प्रसार। तो जैसे मान लीजिएगा अपने पास कोई भी ऐसे बहुत पतली सी एक वायर है जिसकी लंबाई कितनी है, L, इसकी लंबाई कितनी है, L, इनिशियल लेंथ ये है ना। इसका ताप हमने T1 था, T इनिशियल, और T2 हो गया T फाइनल, ताप को बढ़ाया है ना, इसका ताप बढ़ा दिया, ठीक है। तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, मान लीजिएगा लंबाई बढ़ करके इतनी हो गई, मान लीजिएगा लंबाई इतनी बढ़ गई, परिवर्तन आया, उसको डेल्टा एल बोला। और ताप में कितना परिवर्तन आया, T फाइनल माइनस T इनिशियल, इसको बोलेंगे डेल्टा टी। तो प्रैक्टिकली क्या देखा गया, एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ना। तो क्या देखा, प्रायोगिक रूप से, एक्सपेरिमेंटली कह सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली या फिर प्रयोगों के आधार पर यह देखा गया कि भाई जो उसके लंबाई में वृद्धि हुई ना, ये लंबाई में वृद्धि इसकी जो प्रारंभिक लंबाई थी उसके प्रोपोर्शनल है, उसका समानुपाती है। जितनी ज्यादा लंबाई होगी ये उतना ज्यादा ही ये, ठीक है। ऐसे ही फिर देखा कि जो ताप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ज्यादा परिवर्तन आ रहा। तो ये 2 नियम बन गए है ना, ये नियम बन गए एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर। तो इन दोनों नियमों को मिला दिया, अच्छा इसी तरीके से हम सब में करेंगे, इसलिए इसको एक अच्छे समझ लेंगे। तो डेल्टा एल बराबर समानुपाती एल इनिशियल डेल्टा टी, यानी कि डेल्टा एल बराबर, अब यहां पर एक समानुपाती का चिन्ह आएगा, कांस्टेंट आएगा, नियतांक। तो एक नियतांक आया, नियतांक इंटू एल इनिशियल इंटू डेल्टा टी। अब यहां पे जो नियतांक आता है ना, उस नियतांक का नाम है अल्फा, दिस इज अल्फा, ठीक है। अल्फा नियतांक बोलेंगे, अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब ये अल्फा क्या होता है भाई, अल्फा क्या होगा, इसको बोलते हैं समानुपाती नियतांक। क्या बोलेंगे, समानुपाती नियतांक। तो अल्फा क्या होगा भाई, यहां से देखो, अल्फा बराबर होगा डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल डेल्टा टी। तो अल्फा की देखो यूनिट, देखो डेल्टा एल सेल की तो यूनिट कट जाएगी, पर डिग्री सेल्सियस बचेगी। यूनिट क्या बचेगी, मीटर और डिग्री सेल्सियस या केल्विन, इससे कट जाएगा। तो यूनिट क्या बची अल्फा की, पर डिग्री सेल्सियस, है ना,
प्रति डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट हो गई। तो यानी कि क्या डेफिनेशन बनाई जाए, अब हम इसकी डेफिनेशन पर काम करते हैं। इसको डेफिनेशन यहाँ पे सारे जितने नियतांक आएंगे इसका नाम क्या है पहले तो ये देख लो। यहाँ पर हम इसको बोलते हैं लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, उसमें लीनियर कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, रेखीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय ऊष्मीय प्रसार गुणांक, ऊष्मीय प्रसार गुणांक, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन बोल सकते हैं या फिर रेखीय ऊष्मा प्रसार गुणांक बोल सकते हैं, रेखीय प्रसार गुणांक भी बोल सकते हैं। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि यदि मान लो मैं बोलूं कि यदि एल की वैल्यू 1 मीटर लूं और डेल्टा एल भी 1 मीटर आ जाए, तो उस केस में अल्फा की वैल्यू क्या आएगी? 1 मीटर लंबाई में डेल्टा एल नहीं डेल्टा टी, अगर मैं डेल्टा टी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाऊं, 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर ये भी एक, तो अल्फा बराबर डेल्टा एल आ जाएगा कि नहीं? यानी कि एक कोई पदार्थ ले लिया तो उस पदार्थ की 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो उसमें जितनी भी वृद्धि हुई ना उसी को अल्फा बोलेंगे। अब ये पदार्थ पर निर्भर करेगा कि उसके अंदर की स्ट्रक्चर कैसी है, कितने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए अंदर के अणु परमाणु जो भी इसमें अंदर होंगे। तो अलग अलग पदार्थ, मान लो एल्यूमिनियम के लिए 1 मीटर की छड़, कॉपर के लिए 1 मीटर की छड़, ब्रास के लिए 1 मीटर की छड़, आयरन के लिए 4 अलग अलग पदार्थ ले लिए, सबका 1 मीटर लंबाई ले ली, सबका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया, तो आप देखोगे कि सब में लंबाई में वृद्धि अलग अलग है। इसका मतलब सबका अल्फा अलग अलग है, सबका रेखीय प्रसार गुणांक अलग अलग है। कारण कि क्योंकि सबके अंदर की जो परमाणु है वो अलग अलग स्ट्रक्चर है उनकी सबकी, तो अलग अलग फोर्स है, अलग अलग उनके बीच की दूरी है, तो उसी के हिसाब से उसका एक्सपेंशन होता है। कितने स्ट्रॉन्ग फोर्स से वो अंदर जुड़े हुए हैं, कितने वीक फोर्स अंदर जुड़े हुए हैं, उस पर डिपेंड करता है कि कौन कितना एक्सपेंशन होगा, कितना प्रसार होगा। तो यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये किसकी गुण है? पदार्थ का गुण है। तो आप कह सकते हैं कि अल्फा पदार्थ का गुण है। अल्फा किसका गुण है? पदार्थ का गुण है। अगर पदार्थ बदल जाएगा तो अल्फा हमेशा के लिए बदल जाएगा, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन भी क्या बन जाएगी? यदि 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाए तो उसमें होने वाली वृद्धि को ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसमें होने वाली लंबाई को ही क्या कहते हैं? रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से लेनी चाहिए क्योंकि 3 आएंगे इसमें, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा, तीनों के लिए अलग अलग नियतांक आएंगे और तीनों की डेफिनेशन ऐसे बनाएंगे, है ना। तो 1 मीटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक जितनी इसकी लंबाई में वृद्धि होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? रेखीय प्रसार गुणांक बोलेंगे, डेल्टा एल। और ये हर पदार्थ का अलग अलग होगा, इसलिए पदार्थ का गुण है, तो इसलिए हमें इसको याद रख के चलना है। ओके, अच्छा, ये काम का फॉर्मूला है बहुत, ये हमारे काम का फॉर्मूला है। साथ ही साथ इस फॉर्मूले को थोड़ा सा अलग तरीके से भी सोचते हैं। हाँ भाई, डेल्टा एल का मतलब है एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, ये तो है। तो एल फाइनल बराबर एल इनिशियल प्लस डेल्टा एल। तो यहाँ पे क्या बना? एल इनिशियल प्लस अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी, यानी कि फाइनल लेंथ क्या हो जाएगी? इसकी फाइनल लेंथ हो जाएगी कितनी? एल इनिशियल कॉमन ले लो, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये हमारे काम आने वाली चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा यूज होगा ये फॉर्मूला जब इसको क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब इसमें इस बात का ध्यान रखें, इस चीज़ को मैंने जैसे आपको डेफिनेशन बताई है अल्फा की, तो उसको आप लिख भी सकते हैं चाहो तो। अल्फा बराबर क्या बताया था? डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल डेल्टा टी,
और अल्फा इक्वल टू डेल्टा एल इफ एल इक्वल टू 1 मीटर एंड डेल्टा टी इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस राइज। तो आप क्या कह सकते हैं कि 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर उसकी लंबाई में वृद्धि को ही रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। ओके, ये इसकी डेफिनेशन होगी। ऐसे ही जब हम क्षेत्रफल वाले की बात करेंगे तो यहाँ 1 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, आयतन की बात करेंगे तो यहाँ 1 मीटर क्यूब आ जाएगा, अल्फा बीटा गामा के नाम बदल जाएंगे। तो ये तो बात कर ली कि हमने किस पे पदार्थ डिपेंड करता है, ये किस पे डिपेंड करता है, पदार्थ पर। पदार्थ का गुण है, पदार्थ का गुण है, साथ ही साथ ताप अगर ज्यादा हो ताप पर भी निर्भर कर सकता है। अगर इसको अल्फा को कांस्टेंट दे दे तब तो वो ताप से इंडिपेंडेंट। अगर अल्फा का फलन दे दिया कोई, अल्फा बराबर 2t दे दिया, अल्फा बराबर 2t स्क्वायर प्लस 3t दे दिया, तब फिर वो ताप के साथ ही बदल सकता है। हालांकि बहुत माइनर सा चेंज आता है, बहुत कम चेंज आता है, लेकिन बदल तो सकता है उसके साथ भी। तो ताप पर भी निर्भर कर सकता है कभी कभी। वैसे तो आपको जब तक दिया ना जाए तब तक तो आपके लिए क्या है, ये पदार्थ का गुण है और कभी भी ये बदलेगा नहीं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ताप पर भी निर्भर कर सकता है, तो ताप पर भी निर्भर कर सकता है तो आप ऐसे समझ सकते हैं। और अच्छा जनरल तरीके से मैं आपको समझाऊं कि भैया इसकी इनिशियल लेंथ थी और ताप बढ़ा देने पर इसकी ये लंबाई में dl की चेंज आ गया है ना। ताप में कितने की चेंज आया, dt का। ठीक है, तो हमने भी पढ़ा है कि dl, जैसे dl बराबर अल्फा डेल्टा टी, अल्फा l इनिशियल को l नॉट लिख लिया, चाहो तो चलो एल इनिशियल dt ऐसे लिख सकते हैं। अगर अल्फा ताप का फलन है, मान लो इफ अल्फा इज नॉट कांस्टेंट, अल्फा नियत नहीं है, अल्फा नियत नहीं है, मान लो अल्फा बराबर दे दिया 2t, अल्फा बराबर दे दिया t स्क्वायर प्लस t, अल्फा बराबर दे दिया 2t स्क्वायर प्लस 3t, ऐसा दे दिया कुछ भी, तो ताप के साथ बदल सकता है। तो इसलिए थोड़ा सा चेंज में जरा सा चेंज निकाल लिया और फिर सारे चेंजेस को निकाल देंगे फाइनल इनिशियल से फाइनल तक, है ना। कोई भी टी इनिशियल से टी फाइनल तक हमने ताप को बढ़ाया, तो थोड़े थोड़े से ताप में चेंज होकर, क्योंकि अल्फा ही बदल रहा है प्रति सेकंड प्रति डिग्री सेल्सियस का अल्फा बदल रहा है। तो जब अल्फा बदल रहा होगा तो उसका मतलब क्या हुआ, अल्फा बदल रहा होगा, तो फिर तो ये थोड़ा थोड़ा सा करके निकालेंगे चेंज, हर थोड़े से चेंज में अल्फा अलग हो जाएगा। तो इसलिए इसको थोड़ा सा निकाल करके जोड़ देंगे तो क्या होगा, एल इनिशियल से एल फाइनल। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल फाइनल माइनस एल इनिशियल, और यहाँ अल्फा तो वेरिएबल है तो एल इनिशियल अल्फा डी टी, है ना, अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल लिमिट, यानी कि एल फाइनल बराबर हो जाएगा एल इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी, टी इनिशियल से टी फाइनल। तो कुल मिला के आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। ठीक है, कुल मिला के ऐसा समझ लेंगे इसको कि अगर अल्फा ताप का फलन है, ताप का फलन दिया हुआ है, तब आपके लिए बेटर है कि आप इसको ऐसे करें। ठीक है, तो इसमें दे सकता है, थोड़ा सा टफ सवाल हो जाता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है, भाई इंटीग्रेशन तो आ जाएगा, लेकिन 90% में तो जनरली कांस्टेंट दिया रहता है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा, है ना। कभी कभी इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, अल्फा का मतलब क्या है, अल्फा का मतलब है 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे उसमें वृद्धि। 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लंबाई में वृद्धि होगी, क्या कहलाएगी, अल्फा। और अगर एल मीटर का ताप बढ़ाना तो एल से मल्टीप्लाई कर दो, एल मीटर का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना तो अल्फा इंटू एल, और 1 डिग्री सेल्सियस की जगह डेल्टा टी बढ़ाना तो डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतनी लंबाई में वृद्धि आ जाएगी। तो आगे वही फॉर्मूला। तो ऐसे सोचने का एक तरीका है भी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मैटर, कि आप ऐसे भी सोच सकते हैं भी अल्फा क्या डिफाइन किया कि 1 मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर किसी भी पदार्थ की उसमें लंबाई में वृद्धि को क्या बोलते हैं, डेल्टा एल, लंबाई वृद्धि को अल्फा बोलते हैं। तो 1 मीटर लंबाई के लिए तो अल्फा,
और एल मीटर लंबाई के लिए अल्फा इंटू एल। एल मीटर लंबाई का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना तो अल्फा इंटू एल, और अगर 1 डिग्री सेल्सियस की जगह डेल्टा टी डिग्री सेल्सियस बढ़ाना तो एल अल्फा डेल्टा टी। ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं। तो सोचने का तरीका है, नहीं तो एक्सपेरिमेंटल जैसे मैंने बताया उसको ऐसा समझ लो। चलिए इस पर कुछ प्रॉब्लम देखते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन आते हैं इसमें, कोई बहुत टफ नहीं होते। जैसे अल्फा दे दिया, अल्फा की वैल्यू दे दी 2 × 10⁻⁵ प्रति डिग्री सेल्सियस। किसी पदार्थ की प्रारंभिक लंबाई दे रखी है 2 मीटर थी और फाइनल लंबाई पूछी है। प्रारंभिक ताप था 0 डिग्री सेल्सियस और फाइनल ताप है बेटे 100 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ इसकी लंबाई में कितनी, फाइनल लंबाई कितनी हो जाएगी। फाइनल लंबाई भी बता दो और डेल्टा एल भी बता दो। तो क्या करो डेल्टा एल निकाल लो पहले तो। चलो तो डेल्टा एल क्या था, अल्फा एल इनिशियल डेल्टा टी। अल्फा कितना। प्यारे बच्चों, हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है। तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे ना। 2 × 10⁻⁻5। देखो अल्फा की जो वैल्यू होती है ना बहुत छोटी होती है, ध्यान रखना। 10⁻⁻5 प्रति डिग्री सेल्सियस में बस 10⁻⁻5 की वृद्धि हुई सॉलिड में। सोचो इतने कम होती है कि आपको पता भी नहीं लगता था, क्योंकि 10⁻⁻5 बहुत छोटी लेंथ है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे तब पता लगेगा। 1000 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तब जाकर भी कितना होगा, अगर 1000 भी बढ़ाओगे तब भी 10⁻⁻ में बचेगी। ठीक है भाई, अगर इसमें 10⁵5 से भी करोगे तब जाकर के लगेगा कि हाँ कुछ बढ़ी, लेकिन इतना ताप कौन जनरेट करेगा। तो खैर कुल मिला के बात ये हुई कि अल्फा ये हो गया, ये 2 मीटर हो गया, ये टी फाइनल माइनस टी इनिशियल कितना आ गया बेटे 4 इंटू ये आ गया 4 इंटू 10⁻³ मीटर, या फिर कह सकते हैं 4 mm। तो एल फाइनल क्या होती है, डेल्टा एल प्लस एल इनिशियल, तो 4 mm प्लस 1 मीटर। तो इसको लिख सकते हैं 0.004 प्लस 1, तो कितना आ गया 1.004 मीटर। ये आ गया एल फाइनल। चाहो तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे कि एल फाइनल बराबर एल इनिशियल 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ये भी लगा सकते थे। एल इनिशियल कितनी थी 1 मीटर, 1 प्लस 2 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 100 माइनस 0। अच्छा ये बननी है कितनी 2, तो 2 इंटू 1 प्लस ये कितना आएगा 0.002, तो 2 इंटू 1.002 तो कितना आ जाएगा 4.002 मीटर। चाहे ऐसा कर लो, चाहे अलग से डेल्टा निकाल करके ऐसे जोड़ दो, एक ही बात है। किसी छड़ की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो यदि ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए। ताप 100 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए तो अल्फा दिया हुआ है, मान लीजिएगा 2 × 10⁻⁻5 पर डिग्री सेल्सियस किसी पदार्थ का दे रखा है ना। तो अब देखो डेल्टा एल इक्वल टू एल इनिशियल अल्फा डेल्टा टी, ये होता है छड़ की लंबाई में प्रतिशत वृद्धि निकालने का मतलब क्या है कि आपको डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 ये निकालना है। ये जो निकालना है इसका मतलब ये हुआ, तो डेल्टा एल अपॉन एल इनिशियल लेंथ कितनी होगी वो प्रारंभिक, तो डेल्टा एल अपॉन एल बराबर अल्फा इंटू डेल्टा टी चाहिए बस आपको। दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यही चाहिए। अल्फा कितना 2 × 10⁻⁻5, ताप में कितना वृद्धि 100 की वृद्धि हुई और ये 100 ये वाला है, तो कितना आ गया बेटे 2.2 आ गया, 0.2% आ गया आंसर। तो इस तरीके से इसके छोटे छोटे से सवालों को देख सकते हैं, है ना।
हाँ जी, आपको दिया है कि कोई भी लेंथ जिसकी लंबाई 1 मीटर थी शुरू में, ताप 10 डिग्री था, फाइनल 20 कर दे तो फाइनल लंबाई क्या हो जाएगी? अगर उसका अल्फा ये है, अगर अल्फा ये है तो सोचो इसका अल्फा ये दिया हुआ है, तो कौन से लगाएंगे एल फाइनल का फॉर्मूला? एल इनिशियल 1 प्लस इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा डी टी। ठीक है, ये आ गया। तो एल फाइनल चाहिए हमें। एल इनिशियल कितनी बेटे? 1 मीटर, तो 1 प्लस टी इनिशियल कितना? 10 से 20, अल्फा कितना? 2t प्लस 3t स्क्वायर डी टी। ठीक है, आ गया। लिमिट रखेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे पहले, तो एल फाइनल बराबर 1 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t की पावर बाई 3, 10 से 20, ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा ये उड़ा, तो 1 प्लस 20 का स्क्वायर प्लस 20 का क्यूब माइनस 10 रखेंगे। अब यहाँ इसमें रखेंगे ना, ये तो लिमिट, इसमें लगाएंगे लिमिट, ये 10 से 20, केवल इतने में, कभी इसमें भी सोचो, तो माइनस के 10 का स्क्वायर और माइनस के 10 का क्यूब, बस इसे सोल्व कर लेंगे। तो 1 प्लस 400, 4 दूनी 8000, यह आएगा 8000, यह आएगा 100, यह आएगा 1000। ठीक, सोल्व कर लेंगे भाई। 8000 में से 1000 गए 7000, 7000 और 400, 7400 में से गया 300, 7301, 7301। सोचो इतनी लंबाई बढ़ जाएगी अगर इसके हिसाब से चलेंगे तो, है ना? इसके हिसाब से इतनी लंबाई बढ़ जाएगी, इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो खैर इसलिए अल्फा जरूरी नहीं हो कि ताप का परिवर्तन ज्यादा बदले। चलो एक और सवाल देखते हैं। ये कह रहा है 2 छड़ हैं, लंबाई L1 एंड L2 और अल्फा 1 एंड अल्फा 2, उनके रेखीय प्रसार गुणांक है ना? यदि उनकी लंबाइयों का अंतर, ध्यान से सुनेंगे, लंबाइयों का अंतर ताप पर निर्भर नहीं करता, ताप पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता है, तो अगर वो ताप पर निर्भर नहीं करता उनको लंबाइयों का अंतर, तो चलो ऑप्शन दे देता हूं, A, B, C, D, इनमें से कौन सा आपका ऑप्शन सही बैठेगा? L1 अपॉन L2, अल्फा 1 अपॉन अल्फा 2, L1 अपॉन L2, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1, और L1 स्क्वायर अल्फा 2 बराबर L2 स्क्वायर अल्फा 1, या L1 अल्फा 2 स्क्वायर बराबर L2 अल्फा 1 स्क्वायर। तो कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही है ये बताना है। खैर, तो सवाल में क्या बोला कि शुरू में लेंथ कितनी थी? L1 L2, तो इसकी लेंथ ताप में बढ़ाया, मान लीजिएगा सोल्यूशन ले लेते हैं, ताप में वृद्धि डेल्टा टी की हुई, तो L1 कितना आ जाएगा? L1 डैश हो जाएगी, L1 डैश हो जाएगी L1 इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, और बेटा L2 डैश क्या हो जाएगी? L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो लंबाई है तो बढ़ गई, लेकिन इनको अंतर नहीं बदला, मतलब ये कि जो L1 डैश माइनस L2 डैश है वो लंबाई ताप के बढ़ने से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, इसका अंतर पहले कितना आता? L1 माइनस L2, तो अभी भी L1 माइनस L2 आएगा, ये अभी भी ये L1 माइनस L2 ही आएगा, ताप बढ़ने से जो अंतर पहले था, शुरू में कितना था? L1 माइनस L2 था प्रारंभिक, ताप बढ़ने पर ताप बढ़ा दिया तो L1 डैश माइनस L2 डैश, ये कह रहा है कि इस पर निर्भर ही नहीं कर रहा, इसका मतलब इसकी वैल्यू सी के बराबर आएगी L1 माइनस L2 के, ये तो बात इसने कंडीशन में कह दी ना। तो L1 L2 डैश की वैल्यू हमें पता है, ये रही लो, L1 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस के
L2 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर L1 माइनस L2। यही तो बोला इसने। तो यहां से देखो L1 प्लस L1 अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस L2 माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर L1 माइनस L2। तो L1 से L1 गया, L2 से L2 गया, कट गया। तो यहां देखो क्या आ रहा है, यहां आ रहा है L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2 डेल्टा टी बराबर 0। अब ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल है नहीं, तो ये क्या है, ताप से इंडिपेंडेंट है, ताप उड़ा देंगे। L1 अल्फा 1 माइनस L2 अल्फा 2। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं, उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बराबर 0। भाई ताप में तो अंतर है कुछ ना कुछ। ये तो डेल्टा टी तो कभी भी 0 होगा नहीं ना। डेल्टा टी अगर 0 हो गया, ये तो 0 होगा नहीं, यानी कि यही 0 होगा तभी तो 0 आ रहा है। इसे तो नीचे ले आएंगे इसके, तो बचेगा ये इधर। तो यानी कि आप कह सकते हैं L1 अल्फा 1 बराबर L2 अल्फा 2। अब इसमें से कौन सी कंडीशन आ रही है भाई, L1 अपॉन अल्फा 2, L1 अपॉन L2, अल्फा 2 अपॉन अल्फा 1। तो ये भी एक कह सकते हैं, ये भी, तो ये बैठ रहा है B। तो कई बार हमें इस तरह की कंडीशन दे दे तो उसको अप्लाई कर सकते हैं ऐसे। हाँ जी, इसमें हमें 3 छड़ दे रखी है जिनकी लंबाई समान है, यानी कि एक तरह से आप बोल सकते हैं कि एक तरह का समबाहु त्रिभुज है। उसमें 3 छड़ों को जोड़ दिया, इसका अल्फा दिया हुआ है, रेखे प्रसार गुणांक इसका अल्फा 2, इसका अल्फा 2। रेखे प्रसार गुणांक दोनों का अलग अलग है, इन दोनों का है एक जैसा, इनका अलग है। इसमें ये D इसका मध्य बिंदु है, B का D इसका मध्य बिंदु है, तो D AB का मध्य बिंदु। यदि डेल्टा ताप में थोड़ा सा बढ़ा दिया, थोड़ा सा ताप बढ़ाने पर देखा कि DC जो दूरी है इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा, भाई बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगी, ये भी बढ़ेगी, तो हो सकता है बिंदु आगे पीछे खिसक जाए। लेकिन इसने कंडीशन दे दी कि भैया DC जो दूरी पहले थी वही सेम रहेगी अभी भी, है ना। तो सोचो मैंने इसकी लंबाई को L0 मान लिया, तो बेटे ये L0/2 हो गई इतनी, और ये भी L0 है। तो DC किसके बराबर आ जाएगी, DC आ जाएगी √of L0 स्क्वायर माइनस L0/2 का होल स्क्वायर। दैट मीन DC पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इसमें से, तो क्या बन जाएगी L0 √3/2। यानी कि ये कह रहा है कि जो ताप बढ़ा देने पर इसकी लंबाई जितनी थी वो उतनी रहेगी पहले जितनी, है ना। तो शुरू में तो ये थी, बाद में भी इतनी रहनी। तो बाद में देखो, अब पहले हम क्या करते हैं, DC, अगर मैं DC स्क्वायर की बात करूं तो DC कितना है, BC स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर, यही तो है। अब BC तो चलो लंबाई बढ़ गई, L फाइनल का स्क्वायर ताप बढ़ाने के बाद, डेल्टा T बढ़ाने के बाद की बात होगी, और वो क्या है, वो शुरुआत की है, ये प्रारंभिक लेंथ है, प्रारंभिक लंबाई, यही तो है। तो L फाइनल जितनी भी हो जाएगी BC की वो निकाल लेंगे, और BD इसकी जितनी भी लंबाई में अंतर आएगा वो निकाल लेंगे। सॉरी, मतलब इसमें BD की लंबाई जितनी भी आएगी वो अल्फा 2 से बढ़ेगी, इसकी अल्फा 1 से बढ़ेगी। तो इसकी आ जाएगी आपके पास L फाइनल BD/2, आधी लंबाई लेंगे ना, ठीक है, आधा भी कर देंगे उसका, भाई तो आधी लंबाई लेंगे ना इसमें। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देता हूं, चलो भाई इसको आप क्या लिखेंगे, BC को, BC की लंबाई शुरू की L0 है, तो 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा T का होल स्क्वायर, ये तो कहेंगे माइनस, और BD को क्या लिखेंगे, L0/2 उसकी प्रारंभिक लंबाई, L0/2 उसकी प्रारंभिक लंबाई 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा T का स्क्वायर। देखो
अब ये जो डीसी है, ताप बढ़ने पर इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि ये अभी भी उतनी रहेगी जितनी पहले थी, यानी कि ये अभी भी L0√3/2 रहेगी। तो इस पूरे में से हमने को सोल्व करना है, अल्फा 1 अल्फा 2 में रिलेशन निकालना है। L0² तो कट जाएगा, डेल्टा टी अपना वो भी हो जाएगा। तो अब देखो क्या बनेगा, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। भाई चलो ये कर लेता हूँ, L0√3/2, तो L0², यहाँ पे भी L0² आ गया, और ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर कर दिया ना हमने इसका। तो L0² 1 प्लस, इसे खोल लेंगे। अच्छा, डेल्टा टी हमने जो चेंज किया बहुत छोटा सा स्मॉल चेंज है, चलो अच्छा उसका कर लेते हैं। तो α2² डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2α2 डेल्टा टी। ये जो स्क्वायर वाला टर्म है, ये क्या कर देंगे हम, इसको नगण्य कर देंगे। क्यों? क्योंकि अल्फा कैसा होता है, बहुत छोटा। भाई अल्फा मान लो 10⁻⁻5 की रेंज में है, सोचो उसका स्क्वायर करेंगे तो 10⁻10 की रेंज में पहुंच जाएगा, तो नगण्य हो जाएगा। इसलिए स्क्वायर वाले टर्म जब भी अल्फा बीटा गामा आएंगे आगे, उनको हमेशा नेग्लेक्ट करने की आदत डालेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि अल्फा बीटा हमेशा ही बहुत छोटे रहते हैं, है ना। माइनस इसका आया L0²/4, तो 1 प्लस α1² डेल्टा टी स्क्वायर प्लस 2α1 डेल्टा टी, ये आ जाएगा। तो इसमें भी कौन सा उड़ जाएगा, ये उड़ जाएगा, इसे भी नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बचा क्या, बचा ये L0² और ये, तो बचा ये L0² 3/4 बराबर, देखो ध्यान से, L0² 2α, ये 1 प्लस 2α डेल्टा टी, L0² कॉमन ले लेता हूं सारे में से, तो बचेगा क्या, 1 प्लस 2α2 डेल्टा टी माइनस 1/4 एंड माइनस 2α1 डेल्टा टी बाई 4। ये तो बचेगा सब में से कॉमन ले लेने के बाद, ये तो बचेगा, L0 सेल्फ स्क्वायर गया, तो भाई 3/4 बराबर 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 प्लस यहां से गया तो 2α2 डेल्टा टी प्लस 2α2 माइनस α1 डेल्टा टी, α1/2 डेल्टा टी, ये तो बचेगा, है ना, ये बच गया। अच्छा, ये दरार घट गया, इससे कट गया तो क्या बचा, 0 बराबर 2α2 माइनस α1/2 डेल्टा टी। अब सोचो डेल्टा टी तो 0 है नहीं, क्योंकि डेल्टा टी इज नॉट 0, तो उसका मतलब ये वाला 0 होगा, भाई तो डिवाइड में चला जाएगा ना, फिर 0/this, तो ये बचेगा 2α2 माइनस α1/2 इक्वल टू 0, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो क्योंकि ताप तो बढ़ाया ना, ताप तो बढ़ाया तो डेल्टा टी तो 0 हो ही नहीं सकता, बराबर α1/2, तो आप कह सकते हैं α1 बराबर 4α2। तो ऐसा अपने को ये हैंडल करना आना चाहिए, इसकी कैलकुलेशन में कई बार अल्फा को नेग्लेक्ट करना आना चाहिए, इसलिए सवालों कराया। ठीक है, तो ऑप्शन बन गया सी, α1 बराबर 4α2, एक अच्छा सवाल है। चलिए जी, तो हमारा अगला है क्षेत्रीय प्रसार, उसमें प्रसार गुणांक। तो इसमें क्या होता है कि कोई शीट है, कोई चादर है लोहे की, किसी भी पदार्थ की बनी हुई, जिसकी मोटाई हमने नगण्य मान ली, इसकी कुछ लंबाई है बेटे L इनिशियल है ये, और इसकी कुछ चौड़ाई है L, ये वाली L1 मान लो उसको, और ये L2 है ना। तो उसका प्रारंभिक क्षेत्रफल आ जाएगा L1 × L2, ये तो आएगा प्रारंभिक क्षेत्रफल। अब हम क्या कह रहे हैं, ताप बढ़ा दिया, तो ताप बढ़ाने पर ये प्रारंभिक आ गया AI मतलब ये, और मान लीजिएगा ताप बढ़ा देने पर ये अपनी लंबाई ये भी बढ़ेगी और बेटे ये भी बढ़ेगी, दोनों तरफ बढ़ेगी। ताप बढ़ाने पर लंबाई हर तरफ बढ़ती है, ये ध्यान रखना हमेशा। एवरी लीनियर डायमेंशन, हर एक रेखीय विमा की लंबाई बढ़ती है ताप बढ़ाने पर।
तो ताप बढ़ा देने पर सब बढ़ेंगे, लंबाई भी। तो डेल्टा टी बढ़ाने पर, डेल्टा टी बढ़ाने पर तो क्या होगा, लंबाई बदल जाएगी तो फाइनल एरिया भी बदल जाएगा। तो L1 की वैल्यू क्या बन जाएगी, L1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, अल्फा डेल्टा टी। और ये क्या बन जाएगी, L2 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। लंबाई दोनों बदल जाएगी तो टोटल एरिया बन जाएगा इसका। ठीक है, ये क्या बना, L1 L2 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर, और L1 L2 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। और ये क्या करेंगे, वही अपना नेगलेक्ट कर देंगे, इसको तो उड़ा देंगे, क्योंकि इसका स्क्वायर अल्फा स्क्वायर इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है ना। जब भी बहुत छोटा होता है तो उसको नेगलेक्ट कर देते हैं। तो बेटे ये क्या बना, इनिशियल एरिया, और ये क्या बना 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा टी, तो ये बना ए फाइनल। तो इस तरीके से हम क्षेत्रफल में वृद्धि निकाल सकते हैं। यहाँ पर जो ये ए इनिशियल और ये प्रारंभिक कह सकते हैं, और 2 अल्फा जो आया इसको नाम देते हैं बीटा, इसको नाम देते हैं बीटा, जिसमें बीटा की वैल्यू, बीटा का मतलब क्या है, इसमें आप ये भी कह सकते हैं, बीटा का मतलब क्या आएगा भाई, आप ये भी कह सकते हैं डेल्टा ए क्या आ जाएगा, ए फाइनल माइनस ए इनिशियल, दैट इज बीटा ए इनिशियल डेल्टा टी, ये भी कह सकते हैं। ये इसके बेसिस पर आप ये भी बता सकते हैं कि बीटा बराबर डेल्टा ए अपॉन ए प्रारंभिक डेल्टा टी। अब फिर वही परिभाषा, यदि क्या हो जाए, अपना आप लिख देंगे उसको, यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर और डेल्टा टी में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो जाए तो बीटा बराबर डेल्टा ए, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर की चादर ले लो, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाओगे तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को ही बीटा कहते हैं, यानी कि अक्षेत्र प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, या फिर अक्षेत्र प्रसार गुणांक कहते हैं, या फिर सुपरफिशियल कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, है ना। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, या उसमें क्षेत्रीय प्रसार गुणांक भी बोल सकते हैं, उसमें। ठीक है, तो इसकी परिभाषा हो गई। और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे भाई, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, और किसका गुण होगा, ये अल्फा का ही तो आया, बीटा बराबर 2 अल्फा तो आया, तो बीटा बराबर 2 अल्फा। तो बीटा बराबर 2 अल्फा आने का क्या मतलब है कि भाई ये भी पदार्थ गुण है, ताप पर निर्भर कर गया तो ए फाइनल बराबर, यदि ये ताप का फंक्शन है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 प्लस बीटा डी टी, और टी इनिशियल से टी फाइनल, ये आ गया। ठीक है, ये बन गया इसका। तो ये क्षेत्र प्रसार गुणांक है, और उसकी प्रॉब्लम में कोई ज्यादा नहीं, सब बीटा और अल्फा में ये रिलेशन आ जाएगा। ओके, थैंक यू। तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 18002121 799 18002121 799।